Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of the Hindu of 2 September 2020. Let's start the session. Our first news is regarding तो दोबारा इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बढ़ गई है, वहाँ कुछ तानातनी शुरू हो गई है दोबारा। तो अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3-4 चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ जहाँ भी टॉक्स होने लग गई हैं, चुसूल, तो चुसूल एक गांव का नाम है, कहाँ है कभी पूछ ले चुसूल कहाँ पर है, तो लद्दाख वाले रीजन में। मैं यहाँ शो भी कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये हमारी जो अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस लेक के आसपास चल रहा है। देखिए पेंगोंग लेक आपको दिख रही होगी, लद्दाख वाला पार्ट है, एक्साई चिन वाला पार्ट है। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये हमारा पेंगोंग लेक, यहाँ अभी तनातनी चल रही है। और ये हमारा गलवान वैली यहाँ पे भी शुरू हो जाता है। देखिए बॉर्डर वाली लाइन ये हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये मैंने पिक्चर से समझा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि गलवान वैली ऊपर है, पेंगसोंग लेक नीचे है और सियाचिन ग्लेशियर उससे भी ऊपर है। कभी कभी क्या होता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करवा लेता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़। और ये जो अभी चुसूल आइलैंड की, चुसूल विलेज की बात हो रही है, देखिए कहाँ पर है, यहाँ से हमारी पेंगोंग लेक निकल ली है, इसके पास है देखिए चुसूल, ये ले के लिए रोड गया है, तो इसके नीचे ये आसपास यहाँ पे कहीं चुसूल आइलैंड है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इस जगह पे। तो बस इसमें यही लिखा है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वो जो रोज आती है कि बात हो रही है बात हो रही है, तो बस वही बात आ रही है और इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ इंडिया चाइना में डिस्प्यूटेड और कहाँ कहाँ है। देखिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इंडिया चाइना में आता है बाई चांस लिखने को ऐसे आता है, तो बस आप ये मत लिखिएगा आप एक ही जगह LAC पे आके लग गए कि बस आपने लिख दिया, सब लिख के आ जाएंगे गलवान वैली चुसूल, बस वहीं इसी रीजन के बारे में बात करते आ गए। नहीं, केवल हमारी रीजन में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, हमारे पूरे इस सेक्टर में दिक्कत है। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, इसको बोलते हैं मिडिल सेक्टर। तो जो हमारी प्रॉब्लम है मेनली जो है मिडिल सेक्टर में ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में दिक्कत है। दिक्कत क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन है, एक तो है जॉनसन लाइन, एक है मैकडोनल्ड लाइन। ये 2 लाइन जो है वो इस सेक्टर में। तो जॉनसन लाइन जो है वो 1865 में आई थी, उसमें क्या बोला गया था, ये जो अक्साई चिन वाला पार्ट है ये इंडिया का रीजन है, तो ये जॉनसन लाइन में बोला गया था। मैकडोनल्ड लाइन आई 1893 में, इसमें ये बोला गया कि जो अक्साई चिन वाला पार्ट है वो चाइना का पार्ट है। तो जॉनसन लाइन को इंडिया मानता है, मैकडोनल्ड लाइन को चाइना मानता है, तो इसलिए इस जगह डिस्प्यूटेड चल रहा है। तो हमारी क्योंकि LAC क्लियर नहीं है। फिर मिडिल सेक्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर हमारी ये जो ईस्टर्न सेक्टर है इसमें दिक्कत है। अरुणाचल प्रदेश में एक बार एग्रीमेंट हुआ था इन द मैकमोहन लाइन, यहाँ पे हमारी मैकमोहन लाइन जो 1914 में हुई थी, इसमें बोला गया था ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना इसको भी नहीं मानता है। तो ये 3 लाइन आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कब हुई थी, किस साइड हुई थी, और अगर आता है लिखने के लिए इंडिया चाइना के बीच में तो इन तीनों लाइनों का जिक्र होना चाहिए आपके आंसर में, तभी आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक्स से होगा, तभी आंसर में मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है बस आप करंट में जो न्यूज़ है वो लिखा है तो आप सोचें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंडिया चाइना में आता है तो ये लिखिए हमारी बॉर्डर के साथ डिस्प्यूट है, हमारे इकोनॉमी के साथ क्या डिस्प्यूट है, हमारा पॉलिटिकली क्या डिस्प्यूट है, सोशली क्या डिस्प्यूट है, तो सब चीज़ लिखिए ना। ये लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा वहाँ इंटरनल क्या डिस्प्यूट है। आपको पता है यहाँ पे उलगर मुस्लिम रहते हैं, उलगर मुस्लिम जिनके साथ बहुत अत्याचार होता रहता है, तो ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी आंसर में। आप सोचे कि एक चीज़ से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सो बस ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बोलेंगे तो आप नीचे कमेंट्स में बोलिएगा, मैं एक इंडिया चाइना पे आपको छोटा सा 4-5 पॉइंट्स लिख के दे सकता हूँ, तो आप बताइएगा, वो मैं लिख दूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज टेलीकॉम सेक्टर को अब 10 साल दिया गया ताकि आप अपना वो AGR पे कर सकें। तो AGR मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये क्या होता था, पहले जो था टेलीकॉम सेक्टर वो नेशनलाइज्ड नहीं था, फिर उसको प्राइवेटाइजेशन करके इसमें क्या हुआ कि लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। किसको पे करनी पड़ेगी? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो लाइसेंस फीस कौन पे करेंगे? जैसे आइडिया हुआ, वोडाफोन हुआ, जियो हुआ, इनको लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो ये पे नहीं कर रहे थे, इन्होंने बहुत सालों से पे नहीं करा, तो गवर्नमेंट बोली कि इनको 20 साल का टाइम दे देते हैं पे करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि नहीं, 20 साल तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, हम इन्हें बस 10 साल का टाइम देंगे। तो इनको बस 10 साल का टाइम मिला ताकि अपना AGR पे कर सकें। तो AGR में क्या क्या आता है? AGR में 2 चीज आती हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में 2 चीज आती हैं, प्लीज बस इतना ही ध्यान रखिएगा। एक तो हम आता है लाइसेंसिंग फीस प्लस स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, ऐसे याद रखेंगे। AGR में 2 चीज आती हैं, अगर कोई पूछ लेता है क्या क्या आता है, तो लाइसेंस की फीस और स्पेक्ट्रम का जो यूसेज चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक आइडिया वाले हैं तो वो अगर जियो पे कॉल करते हैं तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज। इसने इसको कॉल करा तो इस पे जो चार्ज लगेगा उसे स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज बोलते हैं। तो ये दोनों पे चार्ज लगेगा। फिर ये जो कलेक्ट किया जाएगा AGR, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू पे कलेक्ट किया जाएगा, ये नॉन रिलेटेड रेवेन्यू पे भी कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल रेवेन्यू अर्न्ड बाय टेलीकॉम इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज। भले वो टेलीकॉम से पैसा आ रहा हो, भले नॉन टेलीकॉम से पैसा आ रहा हो,
किसके पास? इन कंपनियों के पास। उस पे एजीआर लिया जाएगा। ये लोग बोल लेते कि बस जो हम टेलीकम्युनिकेशन की बातें कर रहे हैं उसी पे आप एजीआर लो, तो नहीं, ये टेलीकम्युनिकेशन प्लस नॉन टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर एजीआर लगता है। एक चीज ये ध्यान रखनी है, और एजीआर में क्या क्या आता है एक चीज ये ध्यान रखनी है, और इन्हें आप 10 साल में पे करना है इक्वल अमाउंट। कितना होता है एजीआर? कितना होता है? 10% होता है, 10% ऑफ टोटल। तो इतना एजीआर होता है अगर कोई पूछ लेता है। तो जितना मैंने 2-3 चीज बताई है बस उतना ही ध्यान में रखिएगा, उतना ही पूछा जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, डोर्स रीओपन। ये टेंपल का नाम है श्री रामनाथ स्वामी टेंपल इन रामेश्वरम। तो जगह याद रखनी, तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी टेंपल। बस इसमें यह द्रविडियन आर्किटेक्चर का ये और बता देता हूँ। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अगस्त 2020 आर 4 एयर गुड एयर क्वालिटी डेज। अब अगस्त में 4 एयर गुड एयर क्वालिटी डेज थे, उसमें AQI का डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बात बहुत बार बता चुका हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं। आप पहले एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 6 कैटेगरी कौन सी है? गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली, सीवियर। तो बस 6 कैटेगरी ध्यान रखिए। 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, बस ये 2 चीज याद रखनी है। 6 कैटेगरी, 8 पॉल्यूटेंट। 8 पॉल्यूटेंट कौन से हैं? PM 2.5, PM10, SO2, NO2, CO, PB, NH3 और O3। ये 8 पॉल्यूटेंट है जो इसके अंदर आते हैं एयर क्वालिटी के इंडेक्स के। ये डेली मेजर किया जाता है। बस इसमें आपको ये जानना है और कुछ नहीं जानना है। जो पूछा जाएगा वो मैंने सब यहाँ लिख दिया। आज का क्वेश्चन ये है सफर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कौन निकालता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है ये बताना है, और कितने पॉल्यूटेंट है उन पॉल्यूटेंट के नाम बताना है। बस 2 चीज बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अब ये भी नहीं बताओगे तो क्या बोलूं। जो कल आपने पूछा, मैंने पूछा था इंडियन लीग, तो उसका आंसर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष 1975। मैंने जानबूझ के कल गलत बोला था आपको 1957 से पहले, 1857 से पहले, ताकि देखूं कितने बच्चों ने आंसर सही दे पा रहे हैं। तो बहुत कम बच्चे हैं जो इस गलती को पकड़ पाए, लेकिन ये जो हुआ 1975 में हुआ, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग शुरू करी थी। आज का क्वेश्चन है कि सफर, सफर को कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है और कौन कौन से इसमें पॉल्यूटेंट होते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूं, तो प्लीज आंसर बताइएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत न्यूज़ डालने वाले हैं, और किसी को मेरे को पर्सनल कुछ आंसर पूछना है या किसी को कुछ भेजना है तो मेरे को फॉलो करेंगे, शिवम_त्यागी_ST। आपका फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग मेरे को अगर मैसेज करें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो लोग मैसेज करते हैं उनको मैं कितनी जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ मैक्सिमम। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे भी, और स्टडी फंडा को तो फॉलो कर लीजिए प्लीज़। तो नेक्स्ट न्यूज़, आसाम फॉरेन ट्रिब्यूनल है 83,000 पेंडिंग केसेस। तो आपको पता है एनआरसी हो रही है आसाम में, तो जो लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आ पाए तो वो कहाँ जाते हैं? फॉरेनल ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं। तो ऑलरेडी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास इतने पेंडिंग केसेस हैं। तो पहले मैं बताता हूँ फॉरेनल ट्रिब्यूनल क्या है। तो फॉरेनल ट्रिब्यूनल जो है MHA के अंदर आती है। इसमें डीएम को पावर है कि वो चेक कर सकता है कि कौन सा बंदा या बंदी इंडिया का पार्ट है या वो फॉरेनर है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल MHA के अंदर आता है। हेड कौन करता है? जो डीएम हेड करेगा। और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। बस इतना याद रखिएगा। फिर यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडर MHA में एनआरसी असम में फॉरेनल ट्रिब्यूनल में जाने के लिए पहले 120 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन अब ये 120 घटा के 60 दिन कर दिया गया है। पहले एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको फॉरेनल ट्रिब्यूनल में जाना है तो बस 60 दिन का टाइम मिला हुआ है। और इसमें एक और जानना था एक चीज है, हाँ, नॉन इंक्लूजन। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का नाम अगर एनआरसी में नहीं है तो वो फॉरेनर डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं। अगर जब वो फॉरेनल ट्रिब्यूनल उसे बोलेगी कि ये फॉरेनर है तब वो फॉरेनर डिक्लेयर होगा। ऐसा नहीं है कि एनआरसी में जिसका नाम नहीं आया उसको हमने बोल दिया कि फॉरेनर है, नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर एक इसमें जो बात हुई है क्वेश्चन में, डाउटफुल वोटर्स के बारे में बात हुई है, डी वोटर्स। तो डी वोटर क्या है? डी वोटर को 1997 में ऐड किया गया था। डी वोटर वो हैं जो अपनी इंडियन सिटीजनशिप शो नहीं कर पाए, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ने इनको डाउटफुल वोटर्स में रखा था। इनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, डाउटफुल वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, बस यही ध्यान रखना है। इनका नाम रिमेन होता है, आसाम इलेक्टोरल रोल में नाम है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। क्वेश्चन यही आएगा कि डाउटफुल वोटर्स है, उनका नाम रोल्स में नहीं है, इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो वो सोचेंगे बच्चे कि यहाँ डाउटफुल वोटर है तो इनका नाम होगा नहीं, तो ये नहीं है, इनका नाम है लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं। बस इसमें एक ये ध्यान रखना है, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। डाउटफुल वोटर ये मैंने आपको बता दिया, फॉरेनल ट्रिब्यूनल मैंने आपको बता दिया। और अगर मान लीजिए कोई फॉरेनल ट्रिब्यूनल में पाए जाते हैं कि ये फॉरेनर है तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर जो 6 हैं आसाम में, और मेनली डिटेंशन सेंटर आसाम में ही है, बाकी और स्टेट में शायद इतने नहीं है, तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो द नेक्स्ट न्यूज इज NIA इंस्पेक्ट्स कैमरा फुटेज इन सेक्रेटरिएट। तो NIA ने कुछ करा है, सेक्रेटरिएट में कुछ कैमरा वैमरा देखा है, नॉट इंपॉर्टेंट। NIA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NIA कब बनी है? जो हमारा 26/11 का मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद बनी है। तो NIA एक्ट बनी है 2008 से। अब यार गला बैठ गया, सॉरी। और NIA कॉन्स्टिट्यूट हुई इन 2009।
ये 26/11 के अटैक के बारे में बनी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली है। इसको हेड करता है डीजी, जिसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। मिनिस्ट्री कौन सी? एमएचए। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आती है, एनआईए जो है वो एमएचए में आती है। फिर इसका जुडिक्शन का है कहीं पे भी है, इस कभी भी सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को थ्रेट होगा तो ये आएगी। अगर फॉरेन रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये आएगी, और कोई भी टेरर अटैक से मामला हो रहा है तो ये आएगी। तो ये तीनों चीजें यहाँ लिखी हुई हैं किस चीज से रिलेटेड है। फिर 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ तो इसकी पावर बढ़ा दी गई है। तो मैंने आज ये लिख भी दिया है यहाँ पे क्या क्या पावर बढ़ाई है, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई मामला होगा तो भी एनआईए का रोल है। काउंटर फिटिंग करेंसी मतलब नकली नोट होंगे तो भी एनआईए आएगी। और मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, कोई आर्म्स का अगर सेल हो रहा है तो उसमें भी ये होती है। साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, अगर इन सब से भी रिलेटेड कोई चीज है तो उसमें एनआईए अब का रोल कर सकती है। 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। और अब एक सब इंस्पेक्टर लेवल के भी जो इंस्पेक्टर हैं वो भी जांच कर सकते हैं। पहले डीएसपी लेवल ही जांच कर सकते थे, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर को चेंज कर दिया गया है। ये भी अमेंडमेंट में लिखा हुआ था। तो एक सब इंस्पेक्टर लेवल का इंस्पेक्टर भी अब जांच में स्टार्ट कर सकता है जांच, बस आपको ये ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, इंडिया एम्स, एक लास्ट न्यूज रह गई शायद, हो गई। इंडिया एम्स फॉर बैलेंस विद स्ल्यू विद मल्टीलेटरल मीटिंग। तो अभी पता है क्या, ये बहुत सारे मीटिंग्स होने वाली है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एससीओ में जाने वाले हैं। तो एससीओ बता देता हूँ एससीओ क्या है। तो एससीओ में हमें जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, ये 8 कंट्री हैं जो एससीओ में आती हैं। पाकिस्तान, इंडिया भी रिसेंटली ऐड हुई है। और एक तो ये हो गया एससीओ की बात हो गई। फिर इसमें 2+2 टॉक्स, तो कोई भी पूछे 2+2 टॉक्स क्या है, तो ये इंडिया और यूएस की टॉक्स है। इंडिया और यूएस की टॉक्स है। अगर कोई पूछ लेता 2+2 टॉक्स क्या है, तो इंडिया और यूएस जो बातचीत करते हैं ये उसकी टॉक्स है। तो 2+2 ये हो गया। फिर क्वाड, क्वाड में आपको कल बताया था, क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों मिलके क्वाड ग्रुप का पार्ट है। क्यूसीजी अलग है, मैं कल आपको बताया था क्यूसीजी अलग है, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ये तो पीस लाने के लिए अफगानिस्तान में। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है वो ये, ताकि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके इन द पैसिफिक रीजन। तो एक ये हो गया। फिर इसमें एक जिक्र हुआ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का क्या है? ब्रिक्स, ब्रिक्स कंट्री आप जैसे नाम से आपको याद हो जाएगा, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है। तो इसकी वर्चुअल मीटिंग अभी होने वाली है। बस ये ध्यान रखिएगा, जो पहले साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, पहले केवल ब्रिक हुआ करता था। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ है। तो अगर वो पूछ लेता साउथ अफ्रीका इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नहीं, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ है। इसका नाम भी देखिए लास्ट में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, तो लास्ट मेंबर है, बाद में ऐड हुआ है। तो इसमें जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी मैंने आपको बता दिया जो पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, इंडिया रशिया ने अभी होल्ड कर लिया अपनी नेवल एक्सरसाइज जो अंडमान सी में वो करने वाले थे, होल्ड कर लिए ड्यू टू कोविड। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया रशिया की जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज उसका नाम क्या है? इंदिरा। तो इंदिरा 2020 है जो होने वाली थी, अभी वो होल्ड पे चली गई है। तो एग्जाम में बस यही आएगा, इंदिरा किस किस के बीच की एक्सरसाइज है, तो आपको याद रखना है रशिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। फिर ये कावकाज होने वाला था 2020 में, इसका आपको पता है रशिया में होने वाला था। इसमें मैक्सिमम एससीओ के मेंबर आ रहे थे, पाकिस्तान भी आ रहा था और चाइना भी आ रहा था। तो इंडिया बोल रहे हैं कि हम कोविड के चक्कर में यहाँ नहीं जा रहे हैं। आपको पता है कावकाज में अब इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी एक्सरसाइज थी मिलिट्री। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ये कोविड के चक्कर में नहीं है, बिकॉज ऑफ चाइना की वजह से हो रहा है, क्योंकि चाइना ट्रूप्स अब ये सब ड्रामा कर रहे हैं इसलिए। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कावकाज किसकी एक्सरसाइज है, रशिया की। इसमें मैक्सिमम एससीओ मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसमें एक एक्सरसाइज का नाम है पेसेक्स। पेसेक्स पहले भी मैं आपको कवर कर चुका हूं करंट अफेयर्स। ये इंडिया यूएस की एक्सरसाइज हो चुकी है, इंडिया यूएस की एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है। तो यूएस की तरफ से निमित्स भाग लिया था, आपको पता होगा, अंडमान निकोबार रीजन में। ये पहले हुई थी जब वो हमारा इंडिया चाइना के साथ क्लेश जो हो गया था गलवान घाटी में, उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज होने लग गई थी पेसेक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है। और एक मैं आपको मालाबार वाली एक्सरसाइज बता चुका हूँ, जिसमें अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को रखेंगे कि नहीं। ये 3 कंट्री के बीच में, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में। वो सारी एक्सरसाइज है, मैं 4-5 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। प्लीज रिमेंबर, हर बार सीएपीएफ में अब नहीं पूछा गया है 1 आध साल से, लेकिन हर बार पूछा जाता था। तो ऐसा नहीं है अभी तक पूछा नहीं गया तो अब पूछा नहीं जाएगा। ये देखिए पेन बंद हो गया, देख यार क्या है। चलिए चलिए ठीक। तो ऐसा नहीं है पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज के नाम में। सो नेक्स्ट न्यूज इज नंबर ऑफ एक्सीडेंट डेथ्स। अब ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये आपने अब ऐसे में यूज कर सकते हैं। अब ये डेटा क्यों सही है, क्योंकि एनसीआर भी निकाला है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। अगर कोई भी डेटा आप यूज करते हैं तो ऑथेंटिक डेटा वो गलत नहीं माना जाएगा। कल मेरे से कोई पूछ रहा था कमेंट सेक्शन कि सर कौन सा डेटा हम माना जाए, जो हमारे एटलस में डेटा लिख रहा है उसको हम माने या कौन सा डेटा माने। तो अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मान सकते हैं, जो लास्ट इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा माना जाएगा, या कुछ बजट में लिखा उसका डेटा माना जाएगा, या कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जैसे एग्रीकल्चर पे बहुत सारी रिपोर्ट निकलती हैं या आरबीआई की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट निकलती हैं, तो आपका वो डेटा ऑथेंटिक माना जाएगा। और जब भी आप कोई डेटा लिखते हैं तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा या अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे,
तो आप जब भी बताएं ऐसा नहीं है वेग डाटा वहां कुछ लिख दें, आपको बताना पड़ेगा कि हमने डाटा कहां से लिखा है। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई डाटा पुराना भी यूज कर रहे हैं, मान के चलिए पुराना यूज कर रहे हैं, तो आप वहां लिख के आइए कि अकॉर्डिंग टू इसके डाटा की वजह से ये हम शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी जान लीजिए थोड़ा सा डाटा कि अभी 2018 के एनसीआरबी के फिगर आए, इसमें ये बोला गया जो एक्सीडेंटल डेथ है, जो एक्सीडेंट से डेथ होती है वो इंक्रीज हो गई है कंट्री में। तो एक्सीडेंटल डेथ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बस ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा एक्सीडेंटल डेथ हैज इंक्रीज्ड बाय 2.3%। तो आपको बस ये 2.3% याद रखना है कि एक्सीडेंटल डेथ जो है सबसे ज्यादा बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा जो हो रही है तमिलनाडु में हो रही है। बस दो चीज, एक तो 2.3% से बढ़ गया, सबसे ज्यादा कहां हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है। तो ये दो डेटा आप याद रखिएगा। ये आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर 2 में इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगह, कहीं पे भी। अगर पुलिस रिफॉर्म में कोई डेटा आता है, तो अगर हमें हेल्थ सेक्टर का कुछ रिफॉर्म लाना है, तो या एक्सीडेंट में कुछ हमें करना है चेंजेस, तो आप सब कहीं पे भी ये यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज इज हाँ, मैन्युफैक्चर एक्टिविटी एक्सपेंशन। अभी पीएमआई क्या है, तो पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये बताता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत कैसी चल रही है, मेनली बताता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत कैसी चल रही है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसे निकालता कौन है, तो इसे निक्की निकालता है। निक्की यहाँ मैंने लिख भी दिया, निक्की ये एक जैपनीज फर्म है, जैपनीज फर्म है, ये इसे निकालती है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, आईआईपी और एपीआई में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, और दोनों ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाते हैं, डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा लेकिन अलग अलग पूछ लेते हैं। तो देखिए पीएमआई निकालता है निक्की, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैंने आपको कल भी बताया था, सीएसओ ये किसके अंदर आता है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो सीएसओ निकालता है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन को ट्रैक नहीं करता है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन को देखता है। आईआईपी में आपको पता है ना 8 सेक्टर आते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो 8 सेक्टर आते हैं। फिर इसमें 500 प्राइवेट सेक्टर आते हैं, प्राइवेट कंपनीज आती हैं, इसमें प्राइवेट और पीएसयू प्राइवेट पब्लिक दोनों आती हैं। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को देखता है, लेकिन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे आपको नाम ही समझ में आ रहा है इंडस्ट्री, तो ये बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखता है और किसी को नहीं देखता है। फिर लेस कॉम्प्रहेंसिव, ये ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं होता है क्योंकि ये केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को देखता है। आपको मैंने ऊपर बताया केवल 500 प्राइवेट सेक्टर देता है। ये ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है क्योंकि पब्लिक प्राइवेट दोनों को देखता है। फिर ये जीडीपी में यूज नहीं होता है, ये पीएमआई तो बस चेक करने के लिए है कि मैन्युफैक्चरिंग की हालत सही चल रही है कि नहीं, तो ये जीडीपी में यूज नहीं होता, ये जीडीपी में यूज करता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने दोनों चीज बता दी। जो पूछा जाएगा मेनली कौन पब्लिश करता है, आप में फॉर सीएपीएफ यही इंपॉर्टेंट है कि कौन पब्लिश करता है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा, या ये पूछ सकता है कि इसमें प्राइवेट होती है या इसमें प्राइवेट नहीं होती, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज हाँ, अब इसमें भी एक डेटा का एक कमिटी का नाम लिख रहा था, गोपाल कृष्ण कमिटी। तो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है, ये आरबीआई की वेबसाइट पे भी लिखी हुई थी गोपाल कृष्ण कमिटी। तो किस रिलेटेड है, तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर नॉन पर्सनल डाटा। बस आपको याद रखना है गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड है, जो पर्सनल डेटा नहीं है उससे रिलेटेड है गोपाल कृष्ण कमेटी। बस आपको ये ध्यान रखना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नाम याद रखिएगा कमेटी का, किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखिएगा, नॉन पर्सनल डेटा से लिमिटेड है गोपाल कृष्णन कमेटी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर, सो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं मेरे को लग रहा है भाई देखिए जो भी मेरे को देख रहे हैं, तो एक शेयर अगर आप करेंगे तो देखिए ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे को भी इंटरेस्ट होगा कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। मेरा भी मतलब वही सेम 1000 लोग से ज़्यादा वॉचिंग आ ही नहीं रही है कभी भी वीडियो पे। तो आप अगर थोड़ा सा एक शेयर कर देंगे तो 1 मिनट जाएगा, तो ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। तो प्लीज़ शेयर इट वीडियोज एज मच एज यू कैन। अरे यार कहीं भी शेयर कर दो, आपके ऐसा नहीं आप तैयारी कर रहे हो तो आपके दोस्तों को रेफर कर दो, सबको फायदा होना चाहिए भाई। कोई ये सोच के बैठे कि सर हम रेफर इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा ही फायदा हो, तो ऐसा नहीं है। अगर वो हम मेरे को नहीं देख रहा तो किसी और को देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने दोस्तों का नंबर क्यों नहीं चाह रहे हैं ये गलत बात है। तो आप रेफर करिए एज मच यू कैन, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज का क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है सफर से रिलेटेड, कल का मैंने बता दिया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैं ऑलरेडी कितने लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर सब लोग मिलकर इसका आंसर देंगे और कोई भी चीज़ है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं शिवम_ST_त्यागी। और पढ़ने के लिए प्लीज फॉलो ऑन स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम, वी पोस्ट वेरी गुड इन्फोग्राफी। कल मैंने आपको दिखाया भी था ILP से रिलेटेड एक बहुत अच्छी इन्फोग्राफी है, वो भी हम पोस्ट करने वाले हैं दोनों जगह पे। तो आप कहीं भी जाके हमें फॉलो करिए, प्लीज फॉलो इट। सो टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखिए, 209 सीटें, लगे रहिए, मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर।